वेलकम टू फ्रीक्वी एजुकेशन। मैं रश्मि परियार आपके लिए क्लास 12 के इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ और इकोनॉमिक्स का हम पढ़ रहे हैं ये 6 चैप्टर। और 6 चैप्टर का जो हमारा नाम है वो एक खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी। अब उसका जो आज टॉपिक है हमारा अदायगी संतुलन, जो कि हमने लास्ट वाले टॉपिक में भी थोड़ा सा कवर किया था, पूंजी खाता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अदायगी संतुलन का वह अर्थ है वह लेखा विवरण जिसमें किसी देश के एक निश्चित समय में विदेशी देशों के साथ हुए सभी आर्थिक लेन देन दर्ज किए जाते हैं। ठीक है, अदायगी संतुलन क्या है? वह लेखा विवरण है जिसमें किसी देश के एक निश्चित समय में विदेशी देशों के साथ जो हुए सभी तरह के लेन देन, जो आर्थिक लेन देन दर्ज किए जाते हैं वो। तो ये क्या होता है? अदायगी संतुलन। अदायगी संतुलन में घाटा क्या होता है? जब देश से विदेशों को किया गया भुगतान विदेशों से प्राप्त राशि से अधिक होता है। ठीक है, अभी देखिए आपने घाटा इसमें लास्ट टाइम पे भी पढ़ा था कि घाटा क्या होता है। तो विदेशों को किया गया भुगतान विदेशों से प्राप्त जो राशि होती है उससे अधिक होता है। मतलब जितना हम विदेशों से प्राप्त नहीं कर पाते उतना हम उन्हें क्या करते हैं, भुगतान हमें करना पड़ता है पैसे। तो उसे क्या कहते हैं? अदायगी संतुलन में उसे घाटा कहा जाता है। ठीक है, घाटे के प्रकार चालू खाते का घाटा देखा था, करंट अकाउंट से, है ना। जब आयात निर्यात से अधिक होता है, तो यहाँ पे आयात निर्यात से अधिक होता है, हम चीजों को ज्यादा मंगाते हैं लेकिन हम भेजते कम है, अपना सामान कम बेच पाते हैं पर हम ज्यादा आयात करते हैं, तो ये होता है घाटे का प्रकार। अब अधिक आयात करना, निर्यात में हमारी कमी हो जाती है, विदेशों को ब्याज में का व लाभ का अधिक भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, विदेशों को क्या करना पड़ता है? हम ब्याज अधिक देते हैं और लाभ का अधिक भी भुगतान हमें उन्हें करना पड़ता है। हम अधिक क्या करते हैं, सामान बहुत ज्यादा मंगवा रहे हैं, हम अपना सामान, हमारे इतना उत्पादन नहीं हो पाए कि हम दूसरे देशों को भेज सके, तो यहाँ पे हम अधिक आयात करते हैं, निर्यात को हम कम कर देते हैं और विदेशों को ब्याज हम ज्यादा देखते हैं और अधिक भुगतान करते हैं, तो यहाँ पे घाटे की स्थिति पैदा होती है। पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट का अर्थ है अदायगी संतुलन का वह खाता है जिसमें देश के विदेशी देशों के साथ पूंजी से संबंधित लेन देन दर्ज किए जाते हैं, उसे पूंजी खाता कहा जाता है। ठीक है, पूंजी खाता क्या होता है कि अदायगी संतुलन का वह खाता है जिसमें देश और विदेशों के साथ पूंजी से संबंधित लेन देन होते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है? पूंजी से संबंधित जितने भी लेन देन दर्ज किए जाते हैं उनका रिकॉर्ड, तो वो पूंजी खाता कहलाता है। इसमें ऋण हो सकता है, निवेश और पूंजी का आवागमन शामिल होता है। आवागमन मतलब एक जगह तो दूसरी जगह चीजों को आना जाना भेजना। ठीक है, पूंजी खाते की कुछ मदें होती हैं। विदेशी निवेश होता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया, और यहाँ पे एफडीआई है ना, विदेशी जो निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई, जब विदेशी निवेशक सीधे उद्योग कंपनी में निवेश करते हैं तो ये प्रत्यक्ष है। उदाहरण के लिए भारत में विदेशी कंपनियों की फैक्ट्रियां, विदेशों की जो फैक्ट्रियां भारत में लगी हुई है प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट है ना वो। पोर्टफोलियो निवेश होता है एफपीआई, शॉर्ट नेम भी याद रखिएगा, एफटीआई और एफपीआई। विदेशी द्वारा शेयर, बॉन्ड आदि में निवेश, विदेशियों द्वारा शेयर जो किए जाते हैं, बॉन्ड जो भरे जाते हैं, उसमें जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो पोर्टफोलियो निवेश। ठीक है, पोर्टफोलियो निवेश एक बार और देख लीजिए कि विदेशियों द्वारा जो शेयर खरीदे जाते हैं, बॉन्ड जो भरे जाते हैं, वो आदि में इन्वेस्टमेंट करना, निवेश करना। ठीक है, पूंजी खाते का घाटा, जब पूंजी निर्गमन पूंजी आगमन से अधिक हो, जब मतलब हम पूंजी ज्यादा बाहर हमारी जा रही है और आना कम हो रहा है, तो वहां पे पूंजी खाते में घाटा आ जाता है। ठीक है, कारण क्या हो सकते हैं कि विदेशी निवेश में कमी हो सकती है, जो विदेशी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, उसमें कमी आ जाएगी। विदेशों को ऋण भुगतान, विदेशों को हमें ज्यादा ऋण भुगतान करना पड़ेगा, ऋण हमें ज्यादा देना पड़ेगा, ब्याज ज्यादा अदा करनी पड़ेगी। कुल अदायगी संतुलन का घाटा क्या है? जब चालू खाता प्लस पूंजी खाता प्लस अन्य मदे मिलाकर घाटा हो। जब चालू खाता जो करंट अकाउंट है, पूंजी खाता है जो, और जो अन्य मदे मिलकर घाटा होती है, उसमें उसे क्या कहा जाता है? कुल अदायगी संतुलन का घाटा कहा जाता है। कि इन सब में जब घाटा होता है तब कुल अदायगी संतुलन का घाटा कहलाता है। अदायगी संतुलन घाटे के कारण है कि आयात में तीव्र वृद्धि हो रही है, हम आयात बहुत ज्यादा कर रहे हैं बाहर से, निर्यात प्रतिस्पर्धा में कमी हो रही है, जो निर्यात का कॉम्पिटिशन बना था, प्रतिस्पर्धा बनी थी कि भाई हम उस देश से ज्यादा अपना सामान बेच पाएंगे, वो नहीं हो पा रहा है। विदेशी ऋण का अधिक भुगतान हो रहा है, विनिमय दर में गिरावट हो रही है और घरेलू उत्पादन में भी कमी हो रहा है। हम विदेशियों को ऋण ज्यादा दे रहे हैं, ऋण का भुगतान कर रहे हैं, विनिमय दर में धीरे धीरे गिरावट आ गई
आई है, और घरेलू जो हमारे देश के अंदर उत्पादन हो रहा है उतना उत्पादन नहीं हो रहा, उस उत्पादन में भी कमी हो रही है। अदायगी संतुलन घाटे के प्रभाव हमने देखा था उसमें भी कि विदेशी मुद्रा भंडार में कमी हो जाएगी, मुद्रा का मूल्य, विदेशी ऋण पर निर्भरता, आर्थिक अस्थिरता। ठीक है, ये हमने लास्ट टॉपिक में भी चीजें देखी थी। अब अदायगी संतुलन घाटा दूर करने के क्या उपाय होते हैं? निर्यात को प्रोत्साहन देना, अनावश्यक आयात पर नियंत्रण करना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना, घरेलू उत्पादन बढ़ाना, पर्यटन व सेवाओं को बढ़ावा देना। ठीक है, तो निर्यात को हमें ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए, अनावश्यक जो आयात हम करते हैं दूसरे देशों से उन पर कंट्रोल करना चाहिए, मतलब जो हमारे चीज काम की नहीं हो उसको नहीं मंगवाना चाहिए बाहर से। विदेशी निवेश आकर्षित करें, विदेशी लोग इतना आपको उन्हें इतना आकर्षित करना चाहिए कि वो यहाँ ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, निवेश करें, और घरेलू हमारे देश के अंदर जो उत्पादन हो रहा है उसको हम ज्यादा बढ़ावा दें, जिससे कि ज्यादा चीजों का निर्माण हो। पर्यटन व सेवाओं को, हमारे यहाँ जो पर्यटन स्थल कम है उनको और से ज्यादा सरकार को बढ़ावा देना चाहिए, और सेवाओं को भी बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि अदायगी जो घाटा है, घाटे की स्थिति को इस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, बाजार दर क्या होती है जरा ये देख लेते हैं। मार्केट प्राइस, बाजार में वस्तु जो मूल्य, मांग और पूर्ति की शक्तियों से तय होती है उसे बाजार दर कहा जाता है। अब पूछा है कि बाजार दर किसे कहते हैं, तो क्या होता है, बाजार में वस्तु का जो मूल्य होता है, डिमांड, मूल्य, मांग और पूर्ति की शक्ति है ना, जो मूल्य तय है उस पे मांग और पूर्ति की जो शक्तियों से तय होता है उसे बाजार दर कहा जाता है। इसे संतुलन मूल्य, इक्विलिब्रियम भी प्राइस भी कहा जाता है, इक्विलिब्रियम भी प्राइस भी कहा जाता है। ठीक है, संतुलन मूल्य भी कहा जाता है कि जब दोनों का आपस में बैलेंस होता है, मांग और पूर्ति की शक्तियों का जब दर वहां पे तय हो जाती है, वो क्या कहलाता है, संतुलन मूल्य। ठीक है, मांग क्या होती है, मांग का डिमांड, मांग शब्द से समझ में आ रहा है कि किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा, क्षमता और तत्परता को मांग कहता है। भाई किसी वस्तु को खरीदने की क्षमता है, इच्छा है और तत्परता है, हम उसको खरीदने के इच्छुक भी हैं, हम भुगतान भी कर सकते हैं, हमारे अंदर क्षमता भी है उस वस्तु को खरीदने की और तत्पर है, तैयार है, तो उसे मांग कहते हैं, डिमांड कहते हैं। मांग के नियम क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड, अन्य बातें समान रहने पर, कुछ चीजें जो है वो समान रहने पर ये नियम लागू होते हैं। जैसे कि कीमत बढ़े तो मांग घटे, ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग घटती, बशर्ते कि वो चीज हमारे लिए आवश्यक में नहीं हो। ठीक है, कि कोई वस्तु जैसे नमक है, अगर वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी रोजमर्रा में हम बिना उसके रह नहीं सकते, उसको हमें बहुत जरूरी है, पानी है, नमक है, बहुत आवश्यक ऐसी चीजें हैं जिनके बिना हम नहीं रह सकते, तो उनके मूल्य में कितना भी उतार चढ़ाव आए, बढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे हमें लेना है। तो यहाँ पे अन्य बातें समान रहे, मतलब ऐसी चीजों के लिए, ठीक है, ऐसी चीजों के लिए हम नहीं इसको लागू करते। तो कीमत जब देखिए नॉर्मल, आपको पता है कि कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है। मान लीजिए हम टमाटर की क्या हो गई, कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई तो उसका मूल्य घट गया। अब टमाटर हमारे लिए इतना जरूरी नहीं है भाई, हम उसको नहीं भी डालेंगे या फिर नहीं खाएंगे, सब्जी में नहीं डालेंगे तो भी वो चल जाएगा, तो हम उसकी डिमांड क्या हो जाती, घट जाती। ऐसी प्याज है, ऐसी बहुत सारी सब्जी है और ऐसी बहुत सारी चीजें जिसको आप नहीं खरीदेंगे तो कुछ नहीं होगा, उसका मूल्य बढ़ता है अगर, तो हम उसको खरीदना कम कर देते हैं, उसकी डिमांड सब कम हो जाती है। ठीक है, कीमत घटे तो मांग बढ़े। अब मान लीजिए कीमत घट गई, एक पे टमाटर की कीमत घट गई तो हम उसकी डिमांड क्या हो जाती, बहुत बढ़ जाती है। भाई हम जहाँ पे आधा किलो टमाटर खा रहे थे, हम उस दिन वहां पे 1-1.5 किलो टमाटर लेकर आएंगे, 1 किलो की जगह हम 2 किलो कर देंगे, क्योंकि उसकी जो प्राइस है उसका गिर चुका है, इसलिए। ठीक है, मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ होता है। इसका मांग वक्र क्या होता है, बाएं से दाएं जाता है और नीचे की ओर झुका होता है, इसलिए ढलवा कहा जाता है। ठीक है, तो मांग वक्र कैसा होता है, मांग का नियम में बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ होता है। ठीक है, अब है मांग को प्रभावित करने वाले कारक। तो आय करती है, वस्तु की कीमत करती है मांग को, प्रतिस्थापन, वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की रुचि और जनसंख्या, ये सारी चीजें मांग को, किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। आय कितनी है आपकी, वो डिपेंड करता है, वस्तु की कीमत कितनी है वो मांग को प्रभावित करती है। वही वस्तु की कीमत देखकर ही तो वस्तु की डिमांड करते हैं हम। प्रतिस्थापन, उसके जगह पे क्या हम कोई दूसरी वस्तु का यूज कर सकते हैं, उससे वस्तु की मांग पर फर्क पड़ता है। जैसे हमने चाय की जगह कॉफी पी लिया तो वो कोई दूसरी दाल है, उसकी जगह पे दूसरी दालों का हमने यूज कर लिया। वो उपभोक्ता की रुचि, उपभोक्ता की किस चीज में रुचि है, तो फिर अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो भी हम उसको खरीदेंगे क्योंकि उसको रुचि है। जनसंख्या, जनसंख्या के आधार पर भी जनसंख्या भी मांग को प्रभावित करती है। पूर्ति देखते हैं, सप्लाई,
पूर्ति का अर्थ है किसी वस्तु को बेचने की इच्छा, क्षमता को पूर्ति कहते हैं। ठीक है, हम किसी वस्तु को बेचने की इच्छा रखते हैं और हम उसको बेचने में सक्षम है, क्षमता भी रखते हैं, तो वो पूर्ति कहलाती है। पूर्ति का नियम, लॉ ऑफ सप्लाई। अन्य बातें समान रहने पर कीमत बढ़ती है तो पूर्ति बढ़ती है। अब देखिए क्या होता है, वहां पे हमने देखा कि अगर कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर भाई वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो हम पूर्ति भी बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें उससे ज्यादा इनकम होगी। भाई कीमत बढ़ गई है तो हमें उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा, पूर्ति भी हमें बढ़ानी पड़ेगी अपनी ज्यादा। ठीक है, कीमत घटेगी तो पूर्ति घट जाएगी। किसी वस्तु की कीमत घटती है तो हम क्या करते हैं, उसको बनाना कम कर देते हैं, उसको उत्पादन कम कर देते हैं, तो पूर्ति भी हमको घटानी पड़ती है। पूर्ति वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर झुका होता है, वो आपने देखा नीचे की ओर झुका होता है और ये ऊपर की ओर झुका होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका होता है, ठीक है, और ये ऊपर की ओर झुका होता है। तो मांग वक्र नीचे की ओर आता है और पूर्ति वक्र कहाँ है, ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, मांग वक्र कहाँ आता है, नीचे की ओर आता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कि पूर्ति को प्रभावित करने वाले, अभी हमने मांग को प्रभावित करने वाले कारक देखे, अब हम पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे। उत्पादन लागत है, टेक्नोलॉजी है, कर्ज और सब्सिडी है, मौसम है, उत्पादकों की संख्या है। ये सारी चीजें किसी भी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करते हैं। उत्पादन लागत कितनी लगी है वस्तु को बनाने में, टेक्नोलॉजी क्या है, तकनीकी है, कर और सब्सिडी क्या मिल रहा है, मौसम कैसा है, और मौसम के आधार पर भी पूर्ति, मौसम भी जो है पूर्ति को प्रभावित करता है। और उत्पादकों की संख्या कितनी है, वो सब, ये सब पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक है। ठीक है, संतुलन मूल्य जो है यहाँ पे, जब मांग और पूर्ति क्या होती है, बराबर होती है, जो कीमत तय होती है उसे संतुलन मूल्य बाजार दर कहा जाता है। जब किसी वस्तु का मूल्य तय कर दिया जाता है और उस मूल्य पर ही खरीदने के लिए उत्पादक उपभोक्ता तैयार होता है, वो होता है संतुलन मूल्य। ठीक है, संतुलन मूल्य की स्थिति क्या होती है, कीमत, मांग और पूर्ति। अधिक कीमत, मांग कम, पूर्ति अधिक। ठीक है, अधिक कीमत होती है तो क्या होती है, डिमांड उसकी कम हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, और पूर्ति क्या होती है, अधिक हो जाती है। ठीक है, कम कीमत होती है, कीमत कम हो गई तो क्या हो गया, हम मांग को बढ़ा देते हैं, हम क्या करते हैं, मांग को बढ़ा देते हैं, और पूर्ति यहाँ पे कम हो जाती है क्योंकि कीमत कम हो गई है। संतुलन की कीमत होती है जब मांग और पूर्ति दोनों आपस में बराबर होते हैं, जितनी डिमांड हो रही उतनी वे पूर्ति करे, तो ये संतुलन का मूल्य कहलाता है। ठीक है, अब अधिशेष और अभाव क्या होता है, अधिशेष पूर्ति में क्या होता है, सरप्लस। जब पूर्ति मांग से अधिक होती है तो ये अधिशेष की स्थिति होती है, कीमत घट जाती है, कीमत क्या होता है, घट जाती है। अभाव क्या होता है, शॉर्टेज। जब मांग पूर्ति से अधिक होती है तो कीमत बढ़ती है। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि पूर्ति ज्यादा होती है मांग से तो कीमत क्या होती है, घट जाती है। जब मांग ज्यादा होती है पूर्ति से, डिमांड क्या होती है, पूर्ति से ज्यादा हो जाती है। डिमांड जो है पूर्ति से ज्यादा होती है, जितनी पूर्ति नहीं है और डिमांड, हमारे पास सामान है नहीं उतना और उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो रही, तो उस वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि वस्तु कम है तो उसके सामने वाला क्या करेगा, उसकी पूर्ति करने के लिए क्या करेगा, उसकी कीमत बढ़ा देगा, जिससे लोगों के लिए खरीदना वो मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे वो तो खरीद लेगा। इसी प्रकार अधिशेष, जब पूर्ति अधिक होती है और मांग क्या होती है, कम होती है, हमारे पास सामान बहुत ज्यादा हो गया है, उत्पादन बहुत है और डिमांड वस्तु की कम हो गई, तो वहां पे वस्तु की जो कीमत है, जो प्राइस है वस्तु का, वो घट जाता है। ठीक है, अब विदेशी विनिमय को हम देख लेते हैं। ठीक है, विदेशी विनिमय का अर्थ क्या होता है, जब एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा से बदला जाता है तो उसे विदेशी विनिमय कहा जाता है, जैसे रुपए को डॉलर में बदलना। विदेशी विनिमय क्या होता है, जब हम एक देश की मुद्रा को दूसरे देश से एक्सचेंज करते हैं, बदलते हैं, तो बदली गई मुद्रा को उसे विदेशी विनिमय कहा जाता है। जैसे रुपए को हम डॉलर में बदल दें, ठीक है, हम रुपए देकर डॉलर ले लें। ठीक है, इसी प्रकार विदेशी विनिमय की आवश्यकता क्यों होती है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए होती है, विदेशी यात्रा और शिक्षा हेतु होती है, विदेशी निवेश और ऋण भुगतान के लिए होती है, आयात निर्यात के लिए भुगतान के लिए होती है। विदेशी विनिमय की आवश्यकता क्यों होती है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने के लिए, विदेशी यात्रा और शिक्षा हेतु, मान लीजिए लोग विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं, शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं, उसके लिए होती है। विदेशी निवेश, इन्वेस्टमेंट, जो ऋण का भुगतान होता है उसके लिए होती है। आयात निर्यात के भुगतान के लिए, आयात और निर्यात का जो भुगतान कहता है उसके लिए होती है। तो ठीक है, विदेशी विनिमय की आवश्यकता किस किस लिए होती है, अंतरराष्ट्रीय, जो हम इंटरनेशनल पर व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके लिए भी होती है, शिक्षा के लिए भी होती है, विदेशी में यात्रा करने के लिए भी होती है। विदेशी विनिमय दर जो है वो हम देख लेते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट, एक देश की मुद्रा के बदले दूसरे देश
देश की मुद्रा की जो दर तय होती है उसे विदेशी विनिमय कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख लिया कि एक देश की मुद्रा के बदले दूसरे देश की मुद्रा की जो दर तय होती है कि इतने रुपए हमने दिया और हमें इतना डॉलर, इतने रुपए डॉलर, मान लीजिए हमने 1,000 दिया और 1,000 के पीछे हमें कितना डॉलर मिल रहा है, तो 1,000 में हमें जितना डॉलर मिल रहा है वहीं पे जो दर तय हो जाती है उसे विदेशी विनिमय दर कहा जाता है। कि एक मुद्रा के बदले हम दूसरी मुद्रा को ले रहे हैं और उसका मूल्य कितना वहां पे फिक्स हो चुका है, तय हो चुका है। ठीक है। विदेशी विनिमय बाजार वह बाजार जहाँ विभिन्न देशों की मुद्राओं का क्रय विक्रय होता है। ठीक है, विभिन्न देशों की मुद्राएं जो है और जहाँ पे उन मुद्राओं को खरीदा और बेचा जाता है, मतलब क्रय करते हैं और विक्रय करते हैं वो। विदेशी विनिमय दर के प्रकार: स्थिर विनिमय दर सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित होता है। कम परिवर्तन परिवर्ती लचीली विनिमय दर मांग और पूर्ति से निर्धारित होती है, अधिक परिवर्तनशील। ठीक है, विदेशी विनिमय दर के प्रकार क्या होते हैं? स्थिर विनिमय दर हो गया और परिवर्ती विनिमय दर। विदेशी मुद्रा की मांग के कारण आयात है, विदेशी यात्रा है, विदेशी निवेश है और विदेशी ऋण भुगतान है। ठीक है, परिवर्ती लचीली मतलब परिवर्तन किया सकता है, इसमें लचीली होती है, तो मांग और पूर्ति से निर्धारित होती है, डिमांड कैसी हो पूर्ति कैसी उससे निर्धारित किया जाता है। अधिक परिवर्तनशील होती है, मतलब इसको ज्यादा परिवर्तन कर सकते हैं इसमें। सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित। स्थिर विनिमय दर जो होती है वो कि सरकार द्वारा या केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है और ये परिवर्तनशील कम होती है। तो यहाँ पे अपन ने देख लिया और यहाँ पे देख लिया कि लचीली होती है, इसमें परिवर्तन कर सकते हैं और ये मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है, जबकि स्थिर विनिमय दर सरकार और केंद्रीय बैंक इसको निर्धारित करते हैं। विदेशी मुद्रा की मांग के कारण आयात के कारण विदेशी मुद्रा की मांग होती है। विदेशी यात्रा, विदेश में यात्रा जो विदेशी मुद्रा की मांग होती है, यात्रा करने पर होती है। विदेशी निवेश जो होते हैं, इन्वेस्टमेंट होते हैं उसके द्वारा, और विदेशी ऋण जो भुगतान होता है उसके द्वारा विदेशी मुद्रा की मांग की जाती है। ठीक है, विदेशी मुद्रा की पूर्ति के कारण क्या है? निर्यात, विदेशी कंपनियों का निवेश, विदेशों से ऋण और पर्यटन से आय। पूर्ति के कारण क्या होते हैं? निर्यात से, जो हम अपने यहाँ से दूसरे देशों को सामान भिजवाते हैं। विदेशों का जो निवेश होता है वो किया जाता है, इन्वेस्टमेंट। विदेशों से जो ऋण प्राप्त होता है वो, अब पर्यटन से जो हमें आय प्राप्त होती है वो। ये सब विदेशी मुद्रा की पूर्ति के कारण है। ठीक है, विदेशी विनिमय पूर्ति के कारण हो सकते हैं निर्यात, हम जो वस्तुओं को करते हैं, मुद्रा की पूर्ति विदेशियों को जो निवेश करते हैं, विदेशों से जो ऋण प्राप्त करते हैं और पर्यटन से जो आय प्राप्त होती है। विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन कैसे होता है? मुद्रा का अवमूल्यन। ठीक है, सरकार द्वारा जानबूझकर मुद्रा का मूल्य घटाना। मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है? जब सरकार क्या करती है, जानबूझकर मुद्रा के मूल्य को घटा देती है। ठीक है, उसकी वैल्यू कम कर देती है। मुद्रा का मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन, बाजार शक्तियों से मुद्रा का मूल्य गिरना। बाजार की शक्तियां जो है वहां से जब मुद्रा का मूल्य गिराया जाता है उसे मुद्रा मूल्य का ह्रास कहा जाता है। ठीक है, तो विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन किस प्रकार होता है? मुद्रा का अवमूल्यन और मुद्रा का मूल्यह्रास। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया डेवल्यूएशन और डिप्रिसिएशन। तो मुद्रा का अवमूल्यन कैसे होता है? सरकार जानबूझकर जब मुद्रा का मूल्य गिराती है। और मुद्रा का मूल्यह्रास कब होता है? जब बाजार की शक्तियों से ही, बाजार जो निर्धारित होता है उससे ही जब मुद्रा का मूल्य गिर जाता है तो वो। तो यहाँ पे मूल्य गिरना और यहाँ पे सरकार द्वारा जानबूझकर घटाना, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन तब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हमारे विदेशों की करेंसी क्या है, वहां से विनिमय दर कैसे करते हैं, उनसे एक्सचेंज कैसे करते हैं, पूंजी खाता क्या है, अदायगी संतुलन क्या है, घाटे की स्थिति कब पैदा होती है, विदेशों से जो हमारा मुद्रा का लेन देन का कार्य है वो कैसे होता है, और क्या क्या लाभ है, क्या क्या हानियां हैं, है ना। और किस प्रकार से हम डिमांड और सप्लाई को, कब डिमांड घटती है, कब बढ़ती है, पूर्ति कब बढ़ती घटती है, और दोनों में संतुलन कब बनता है। तो ये सारी चीजों को हमने इस टॉपिक में देखा है। तो आज के टॉपिक यहीं पे एंड होता है। इस प्रकार बैलेंस ऑफ पेमेंट से कंट्री के फॉरेन ट्रेड पोजीशन और इकोनॉमिक कंडीशन का आइडियाज मिलता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहें फ्यूके एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।